आपने एक बात तो ध्यान दिया होगा, जब किसी बिल्डिंग को बनाना होता है तो पहले पिलर्स बनाते हैं, पिलर्स के ऊपर छत ढालते हैं, फिर लास्ट में दीवार वगैरह जोड़ते हैं। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं कि पहले बिल्डिंग को बनाने के लिए ढांचा को तैयार किया जाता है। ढांचा तैयार होने के बाद उसके ऊपर दीवार और प्लास्टर वगैरह करते हैं तो पूरी तरीके से बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। हमारी बॉडी भी ठीक वैसे ही है। हमारी बॉडी को ढांचा देने का काम हमारे स्केलेटल सिस्टम करते हैं, यानी हमारी हड्डियां करती हैं। ये हड्डियां हमारे शरीर को वो मनुष्य वाला ढांचा देती हैं। 2 हाथ, 2 पैर, बीच में ट्रंक और एक हेड, बस। उसके ऊपर मसल्स की लेयर, अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह, और फिर स्किन, बॉडी तैयार। देखिए, हमारे शरीर में ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है ताकि हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। एक है ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और ये है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हम क्या करते हैं, इस वीडियो में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने इस स्केलेटल सिस्टम का। आगे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इन दोनों के बारे में। देखिए, हमारे शरीर में जो बीच की हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर के बिल्कुल सेंटर में है, ये है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां। जैसे ये कपाल की हड्डियां, हमारे चेहरे की हड्डियां, हमारे पूरे रीढ़ की हड्डियां, ये सभी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। दरअसल ये हमारे शरीर को एक सपोर्ट देती हैं, जिसके आधार पर हमारे सारे ऑर्गन जो वाइटल हैं वो अपने एक ही स्थान पर एक ही पोजीशन में बने रहते हैं सुरक्षित रूप से। साथ ही साथ इन्हीं में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है और यही हड्डियां हमें सांस लेने में मदद भी करती है। एक्सियल स्केलेटन हमारे शरीर में कुल 80 होती है। दूसरा है हमारे शरीर में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारे शरीर के हाथ पांव जैसी हड्डियां शामिल हैं। देखिए, इस सेंटर वाले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से बाहर की ओर जुड़े रहते हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हड्डियां। ये संख्या में हमारे शरीर में कुल 126 होती हैं। अपने लोअर लिम्ब से हम लोकोमोशन करते हैं और अपर लिम्ब से हम ऑब्जेक्ट्स को एनवायरनमेंट के अनुसार मैनिपुलेट कर पाते हैं। यही इसका मेन फंक्शन है। देखिए, ये जो 2 डिवीजन बांटा गया है हमारे स्केलेटल सिस्टम में, इसमें से हमारे शरीर में इन दोनों सिस्टम में अलग अलग प्रकार की कुल 5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। इन हड्डियों को इनके शेप के अनुसार बांटा गया है और वो 5 हड्डियों के प्रकार हैं: फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, सिस्मॉइड बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स। इस इमेज में हमारे शरीर में आप जो जो बोन्स देख पा रहे हो, वो सभी बोन्स हमारे इस शरीर में फ्लैट बोन्स होती हैं। इन फ्लैट बोन्स के बीच में सपोर्ट के लिए स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिन्हें ट्रेबेक्युली कहते हैं, और इन्हीं ट्रेबेक्युली के बीच में हमारा रेड बोन मैरो भरा रहता है। हमारे शरीर में अभी आप जिन जिन हड्डियों को देख पा रहे हो वो सभी लॉन्ग बोन्स हैं। इन लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो दोनों भरा रहता है, और इन्हीं लॉन्ग बोन्स के एंड पर हमारे एपिफिजियल प्लेट्स होते हैं जो कि ग्रोथ टाइम में हमारी लंबाई को बढ़ाते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो हड्डियां देख पा रहे हो, ये हमारे शरीर की शॉर्ट बोन्स हैं जो कि रेड कलर में आप देख पा रहे हो। ये हमारे शरीर में कुल 32 होती हैं और इनके अंदर भी स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसके अंदर रेड बोन मैरो भरा रहता है। और ये है हमारे स्केलेटल सिस्टम की इर्रेगुलर बोन्स, जिसका शेप कुछ नियमित आकार में तो नहीं होता है, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संख्या में ये कुल 33 होती है और इनका लोकेशन है रीढ़ की हड्डियां, और हमारे चेहरे में भी कुछ इर्रेगुलर बोन्स पाई जाती हैं। और सबसे आखिरी सिस्मॉइड बोन्स, जिसका मतलब तिल होता है। सेसेम मतलब तिल होता है, जो आप अक्सर देखे ही होंगे। हमारे कल्चर में तिल का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। उसी के शेप के होने के कारण इसे सिस्मॉइड बोन्स कहते हैं, और इनके अंदर भी रेड बोन मैरो भरा रहता है। देखिए, एक बहुत ही छोटे से वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है हमने स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, तब तक ये वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जो बोन होती है, शुरुआत में वो एक कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यू के रूप में होती है। गर्भ के 8वें हफ्ते में इन कार्टिलेजेस और कनेक्टिव टिश्यू का बोन में परिवर्तन शुरू होता है। अब माँ के गर्भ में हड्डियों का निर्माण होता कैसे है, आज इस वीडियो में हमें यही जानना है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बच्चे में जब हड्डी का निर्माण होना शुरू होता है तो हड्डी मुख्यतया 2 टिश्यू से बनना शुरू होती है। एक है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक मेम्ब्रेन की लेयर की तरह होता है।
होती है। गर्भ में बोन का डेवलपमेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज से। तो इस तरीके से बने बोन के बनने की क्रिया को एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कहते हैं। एंडो का मतलब बीच में, कॉन्ड्रल मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की प्रमुख सेल होती है। इसी के नाम पर कॉन्ड्रल जोड़ा गया है और ऑसिफिकेशन का मतलब बोन का निर्माण होना है। देखिए, गर्भ में ही बोन डेवलपमेंट का दूसरा तरीका है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्रा मतलब विद इन यानी अंदर की ओर, और मेम्ब्रेन का मतलब कनेक्टिव टिश्यू से है जिसमें मेनली मीजेनकाइमल सेल होती है, और ऑसिफिकेशन से मतलब है बोन का निर्माण होना। मतलब इसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन की लेयर शरीर में बोन का निर्माण करती है। चलिए सबसे पहले आपको इस इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन को ही समझाते हैं कि कैसे इस प्रोसेस से बोन का निर्माण होता है। देखिए, जब गर्भ में बच्चा पल ही रहा होता है तभी हमारे शरीर में जब फ्लैट बोन्स का निर्माण होता है। फ्लैट बोन्स जैसे हमारे कपाल की हड्डियां, जैसे हमारे चेहरे की हड्डियां, रिब्स की हड्डियां, ये सब फ्लैट बोन्स होती हैं जिनकी आउटर सरफेस बहुत ही हार्ड होती है और बीच में इनके स्पॉन्जी बोन्स होते हैं जिनके अंदर रेड बोन मैरो भरा रहता है। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि ये सब एक मेम्ब्रेन की लेयर की तरह होती है जिसमें प्राइमरीली मीजेनकाइमल सेल होती है जो कि एक स्टेम सेल होती है। क्या होता है कि समय के साथ जब बोन का निर्माण होना शुरू होता है तो ये सेंटर में आकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, यही ऑस्टियोब्लास्ट बोन के निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के सेंटर में आकर ऑसिफिकेशन सेंटर बनाती है। ये ऑस्टियोइड नाम के एक लिक्विड को रिलीज करने लगती है जो कि मिनरल्स को ऐड करके हमारे बोन को हार्ड बनाती है, यानी कैल्सिफिकेशन की वजह से हमारी बोन को हार्डनेस मिलती है और बीच में ही एक हड्डियों की जाल की तरह संरचना बन जाती है जिसे ट्रबैक्यूलाई या स्पॉन्जी बोन्स कहते हैं। जो मीजेनकाइमल सेल्स इस सेंटर के चारों ओर रहते हैं वो दरअसल बाहर की ओर विस्थापित होते होते इस फ्लैट बोन्स के बाउंड्री को बना लेते हैं जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट बोन होती है। ये फाइब्रस टिश्यू से बनी रहती है, इसे पेरियोस्टियम कहते हैं। देखिए, ऑस्टियोइड की वजह से ही ये ऑस्टियोब्लास्ट बीच में ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होकर ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट बना लेते हैं जो कि एक स्थिर सेल होती है जो बोन को मेंटेन करती है। और कुछ मीजेनकाइमल सेल जो ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट नहीं हुई थी वह बीच में ब्लड कैपिलरी बना लेती है जिसकी वजह से इन्हीं स्पॉन्जी बोन्स के बीच में रेड बोन मैरो भरा रहता है। ये तो हुआ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। अब जान लेते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से हड्डी कैसे बनती है। आपको बता दें कि एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से लॉन्ग बोन और स्कल की बेस की हड्डियां ये सब डेवलप होती हैं। इस तरीके से जो बोन का फॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है कि हाइलिन कार्टिलेज गर्भ के 8वें हफ्ते में जब फॉर्म हो रहा होता है अपने मेन सेल कॉन्ड्रोसाइट्स की वजह से, तो ये बिल्कुल अपने सेंटर में ही डेवलप होना शुरू होता है। मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स इस कार्टिलेज के सेंटर से डेवलप होकर वहीं पर मैच्योर हो जाते हैं और समय के साथ ये वहीं पर डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद ये सेंटर से बाहर की ओर एंड पर मूव हो जाते हैं और बीच में क्या होता है यानी सेंटर में ब्लड वेसल्स इन्वेड करती हैं और अंदर तक जाने पर ये जो बीच में कैविटी फॉर्म हुई है वहां पर एक नई प्रकार के सेल को लाते हैं जिसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये बोन का क्षरण करते हैं यानी उन्हें डिग्रेड करते हैं। और जब ये बोन को डिग्रेड करते हैं यानी जब बहुत सारा बोन का क्षरण हो जाता है बीच में, तो बीच में एक बहुत ही बड़ी मेडुलरी कैविटी का निर्माण हो जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है ये बोन के एंड पर स्पॉन्जी बोन्स का निर्माण कर लेती हैं। मतलब एक कैंसलस बोन जो कि हड्डियों की जाल की तरह होती है। और आपको बता दें कि इसी बोन के एंड पर एक कार्टिलेज एडल्टहुड तक बना रहता है जिसे एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। इस कार्टिलेज से व्यक्ति की हाइट हमेशा बढ़ती रहती है जब तक वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच नहीं जाता है। लगभग 16 से 18 साल की उम्र तक एक व्यक्ति की हाइट बढ़ती है और जब व्यक्ति अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच जाता है तब ये जो एपिफिजियल प्लेट है जो कि एक हाइलिन कार्टिलेज ही होता है ये पूरी तरीके से ऑसिफाइड हो जाता है यानी पूरी तरीके से बोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब व्यक्ति की हाइट आगे नहीं बढ़ पाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे हड्डियों के अंदर भरा क्या रहता है? हम पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि हमारे हड्डियों का निर्माण हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है, यानी जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं तभी हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण शुरू हो जाता है। मैंने आपको ये बता रखा है कि हमारे हड्डियों का जो बाहरी परत है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है जिसे पेरियोस्टियम कहते हैं। इसके अंदर का जो भाग होता है वो स्पॉन्जी बोन का होता है। मतलब हड्डियों की एक जाल की तरह संरचना होती है
ये स्पॉन्जी बोन्स, इसमें बहुत सारा स्पेस होता है और इसी स्पेस में एक सेमी सॉलिड टिश्यू भरा रहता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर का हर एक बेसिक सेल वहीं से बनता है जिसे कहते हैं बोन मैरो। देखिए, जब एक बच्चा गर्भ में पल ही रहा होता है, तब जब वो भ्रूण के अवस्था में ही होता है, तो हड्डियों के निर्माण के समय हमारे शरीर में ये बोन मैरो का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसमें इसके बेसिक सेल्स हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल्स और मीसेनकाइमल स्टेम सेल बनना शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके हर एक बोन में, चाहे वो फ्लैट बोन्स हो, लॉन्ग बोन्स हो, शॉर्ट बोन हो या इर्रेगुलर बोन हो, सभी बोन में रेड बोन मैरो भरा रहता है। देखिए, जब बच्चे का उम्र 7 साल का हो जाता है तब यही रेड बोन मैरो का 50% भाग येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बोन मैरो के बारे में बता दिया है, लेकिन मैंने अभी आपको ये नहीं बताया है कि बोन मैरो कितने प्रकार का होता है और अलग अलग बोन मैरो का काम क्या होता है। देखिए, बोन मैरो 2 प्रकार का होता है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। जब एक बच्चा पैदा हुआ होता है तो उसके शरीर में हर एक टाइप के बोन में रेड बोन मैरो ही होता है। अब रेड बोन मैरो क्या करता है? रेड बोन मैरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेम सेल का टिश्यू होता है जिसे कहते हैं हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल। यही हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल खुद को डिफरेंशिएट करके रेड ब्लड सेल बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है और प्लेटलेट्स बनाता है। मतलब खून का हर एक पार्ट इसी हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल से ही बनता है। रेड बोन मैरो से ही हमारे इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, वो भी इसी स्टेम सेल से ही बनते हैं। वही होता यह है कि जब हमारी उम्र 7 साल की हो जाती है तो हमारे शरीर में बोन्स को थोड़ी मजबूती की जरूरत होती है। इसीलिए ये बोन मैरो में ये रेड कलर के टिश्यू जो होते हैं, जिन्हें रेड बोन मैरो कहते हैं, वो धीरे धीरे अब येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये येलो बोन मैरो क्या करते हैं? ये येलो बोन मैरो हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देते हैं, जिसके वजह से हमारी बोन्स बहुत ही मजबूत हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बता रखा है कि हमारी बोन्स को भी अलग अलग शेप के अनुसार अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ये जो लॉन्ग बोन्स हैं जो हमारे शरीर में होती है, इसके बीच में एक मेडुलरी कैविटी होती है, उसी के अंदर ये येलो बोन मैरो भरे रहते हैं। क्योंकि लॉन्ग बोन्स हमारे शरीर में हमारे वजन को बियर भी करते हैं, इसीलिए इनकी मजबूती बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। येलो बोन मैरो किन किन सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है? ये 2 प्रमुख स्टेम सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक है मीसेनकाइमल सेल जिसे स्ट्रोमा सेल भी कहते हैं, और दूसरा है मैरो एडिपोस टिश्यू जो कि फैट सेल्स होती है। ये मीसेनकाइमल सेल से ही डिफरेंशिएट होकर बनती है। हमारे इसी येलो बोन मैरो में ही पाए जाने वाली ये मीसेनकाइमल सेल से ही हमारा कार्टिलेज बनता है, हमारे फैट सेल्स बनती हैं, और यही सेल हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स के निर्माण करने वाले सेल भी बनाते हैं, जैसे लिवर की सेल वगैरह। हमारे शरीर में हमारे वजन का 5% भाग हमारे शरीर में ये बोन मैरो ही होते हैं। और आपको बता दें कि जब हमारे शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जब रेड बोन मैरो भी कम पड़ने लगते हैं ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए, तब यही येलो बोन मैरो ही रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में ब्लड सेल्स को बनाने का काम करते हैं इमरजेंसी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत कुछ जान गए होंगे। क्या आपको पता है कि हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? ये बात आपको पता ही है कि हमारे शरीर में हड्डियों का आकार अलग अलग है और इन्हीं आकार के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। फ्लैट बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स जैसे कैटेगरीज में। और जब ये डिफरेंट आकार के बोन्स आपस में जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना का निर्माण तो होगा ही। इसीलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है हमारे बोन जॉइंट्स, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जानना। देखिए, हमारे शरीर में बोन जॉइंट्स 3 प्रकार की होती है। पहला जो जॉइंट है वो है हमारे शरीर में फाइब्रस जॉइंट, जिसे इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट, जिसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। देखिए, पहले प्रकार की जो जॉइंट है फाइब्रस जॉइंट, जिसे इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, इस प्रकार के जॉइंट में होता यह है कि 2 हड्डियां आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू आपस में जुड़ती हैं, जिसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इस प्रकार की हड्डियों की जो जोड़ होती है, इसमें कभी भी हड्डियां आपस में हिलती नहीं है। मतलब
मतलब एक स्थिर जॉइंट आपस में बना रहता है, जिससे हमारे ये जो कपाल की हड्डियां हैं ये आपस में एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जुड़ी रहती हैं और इन कपाल की हड्डियों के बीच की जोड़ को सूचर कहते हैं। कपाल की हड्डियों की जॉइंट के अलावा इसके और उदाहरण है पेल्विक बोन या हिप बोन की जॉइंट। दूसरे प्रकार का जो जॉइंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इसमें दो एडजेसेंट हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वो भी कार्टिलेज की मदद से। और चूंकि कार्टिलेज एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, इसीलिए ये एडजेसेंट बोन आपस में थोड़ा सा मूव भी कर पाती हैं। इन दोनों एडजेसेंट हड्डियों के बीच ये कार्टिलेज काम क्या करता है? ये कार्टिलेज इन दोनों बोन्स को एक कुशन प्रोवाइड कराता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट के उदाहरण है हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच का जॉइंट यानी वर्टिब्रल जॉइंट, जिसके बीच में हमेशा एक कार्टिलेज रहता है। ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। और हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस, ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट का ही उदाहरण है। अब हमारे बोन के बीच में जो तीसरे प्रकार का जॉइंट है वो होता है साइनोवियल जॉइंट। जैसा कि इसका नाम है साइनोवियल जॉइंट, इसमें दोनों हड्डियों के बीच एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि इन दोनों हड्डियों के बीच एक फ्री मूवमेंट को जन्म देता है। इसीलिए इस जॉइंट को फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। देखिए, इसमें होता यह है कि जो दो बोन आपस में जुड़ने वाली होती हैं, उनके एंड पर हाइलिन कार्टिलेज की एक लेयर होती है और जो एंड का हिस्सा जो जॉइंट में पार्टिसिपेट करने वाला होता है वो एक फाइब्रस टिश्यू से आपस में एक कैप्सूल नुमा संरचना बना लेता है, जिसके अंदर ही ये साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। देखिए, ये साइनोवियल जॉइंट 6 प्रकार का होता है। इन सभी 6 प्रकार के साइनोवियल जॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहला साइनोवियल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें होता यह है कि जॉइंट में दोनों बोन्स में से एक बोन का एंड स्फेरिकल यानी बॉल लाइक होता है और एक बोन में सॉकेट लाइक डिप्रेशन जैसी संरचना बनी हुई होती है, जो कि बोन्स को अलाउ करता है आपस में फ्री मूवमेंट के लिए। इसमें बोन्स सबसे ज्यादा मूव हो पाता है। इसके उदाहरण है हमारे कंधे के बीच हमारा ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच का जॉइंट, जिसके वजह से हम अपने भुजाओं को 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। दूसरा साइनोवियल जॉइंट है सैडल जॉइंट, जिसमें जॉइंट का एक भाग यानी एक बोन का भाग कॉन्वेक्स शेप में होता है, तो दूसरे जॉइंट होने वाले बोन का शेप कॉनकेव होता है, जैसे अभी आप अपने इमेज में देख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा थंब का जॉइंट, और इस जॉइंट के बीच में भी साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, जिससे कभी भी फ्रिक्शन ना हो जॉइंट्स के बीच में। तीसरे प्रकार का जॉइंट है पाइवट जॉइंट। इसमें क्या होता है, जैसा अभी आप इमेज में ये जॉइंट का फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर अपने ही पैरेलल एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है एक डिप्रेशन में, जहां पर सिलेंड्रिकल शेप वाला स्ट्रक्चर फ्रीली मूव कर सकता है दाएं बाएं। ठीक इसी तरह हमारे सर्वाइकल में मौजूद एटलस और एक्सिस बोन भी आपस में एक पाइवट जॉइंट बनाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गर्दन को दाएं बाएं हिला सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। चौथे प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है हिंज जॉइंट। इसमें हम अपने बोन को केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब एक ही प्लेन में मूव कर सकते हैं। इसके उदाहरण है हमारी कोहनी की बीच की जॉइंट, हमारी घुटनों की जॉइंट। इसमें हम अपने घुटनों को केवल पीछे मोड़ सकते हैं और अपने कोहनी को केवल आगे की ओर मोड़ सकते हैं। देखिए, इसमें जॉइंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें जॉइंट ठीक वैसे ही होता है जैसे हम अपने दरवाजों में कब्जे देखते हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी ऐसा ही जॉइंट होता है। बस अंतर इतना है इसमें कि इस जॉइंट में दोनों हड्डियों के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज की एक लेयर होती है और बीच में इसके साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। पांचवी प्रकार की जॉइंट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। देखिए, कॉन्डिले का मतलब एग होता है। इसमें यह होता है कि इसमें एक एग शेप का बोन एक एडजेसेंट एलिप्टिकल शेप की बोन में, जिसमें एक डिप्रेशन होता है, वहां पर फिट होकर दाएं बाएं आगे पीछे मूव कर सकता है, पर वो रोटेट नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जॉइंट का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी उंगलियों के बीच की जॉइंट, जिसे हम दाएं बाएं घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, पर रोटेट नहीं कर सकते हैं। और आखिरी छठे प्रकार का जॉइंट है प्लेन जॉइंट। इसमें क्या होता है कि इसमें जॉइंट होने वाले हम अपनी दोनों हड्डियों को आपस में स्लाइड करा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे हथेली की हड्डियां। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, लेकिन हम अपने अल्ना और रेडियस को आसानी से स्लाइड करा सकते हैं हथेली की इन छोटी छोटी हड्डियों के ऊपर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और क्या आप इसे आसान से आसान भाषा में समझ पाए हैं, ये बात भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
आप अक्सर ये बात सुने होंगे, खास तौर से खिलाड़ियों के बारे में, कि इस खिलाड़ी के घुटने की लिगामेंट टूट गई है और खिलाड़ी को सर्जरी करवानी पड़ रही है अपने लिगामेंट को रिपेयर कराने के लिए। आपने कभी ये सोचा है कि ये लिगामेंट होता क्या है और इसका काम क्या होता है? भारत तो वैसे ही क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना देश है और क्रिकेट खिलाड़ियों को लिगामेंट इंजरी बहुत ही कॉमन है। इसीलिए ये बात जानना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं या किसी भी स्पोर्ट्स के फैन हैं तब तो बिल्कुल भी। चलिए आज अपने इसी जिज्ञासा को पूरी तरीके से शांत कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताया है कि हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं, मतलब कैसे जॉइंट बनाती हैं और कौन कौन सा बोन जॉइंट सबसे ज्यादा मूव कर सकता है। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि हड्डियां आपस में जॉइंट कैसे बनाती हैं, लेकिन ये हड्डियां आपस में फॉर्मली जुड़ी कैसे रहती हैं ताकि कभी डिस्प्लेस ना हो, ये बात मैंने आपको नहीं बताया था। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बैंड लाइक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक बोन को दूसरे बोन से आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसके वजह से वो एक स्थिर जॉइंट बना पाते हैं और अपने स्थान से हिलते नहीं हैं। देखिए, वो कनेक्टिव टिश्यू जो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं बोन के जॉइंट को स्थिरता देने के लिए, वो होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मेनली एक प्रोटीन कोलाजन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। ये कोलाजन फाइबर सीक्रेट करने का काम सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में होती है, फाइब्रोब्लास्ट, वो करता है। लिगामेंट एक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कोलाजन प्रोटीन से बना रहता है। साथ ही साथ उसमें कुछ मात्रा में इलास्टिन प्रोटीन भी होता है जो इसको थोड़ा सा इलास्टिक बनाता है। ये इलास्टिन प्रोटीन भी फाइब्रोब्लास्ट ही रिलीज करता है। ये लिगामेंट जो दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो दो बोन्स आपस में बहुत ज्यादा ट्विस्ट ना हो जाएं अपने लिमिट से बाहर, इसके लिए ये दोनों बोन्स को आपस में फॉर्मली होल्ड किए रहता है। साथ ही साथ दोनों बोन्स की जो जॉइंट है वो आपस में डिसलोकेट ना हो जाएं, जोड़ बहुत ज्यादा दूर ना हो जाए, इसकी व्यवस्था भी ये लिगामेंट करता है। अब देखिए, हमारे घुटने के बीच जो जॉइंट होती है उसके बीच में 4 लिगामेंट्स आपस में दोनों बोन्स को होल्ड करके रखे हुए रहते हैं। इनमें से घुटने की एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जब वो डैमेज हो जाती है तब व्यक्ति को बहुत ज्यादा पेन होता है और व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। केवल एक ही रास्ता होता है इस लिगामेंट डैमेज से बचने का कि इसकी सर्जरी करवानी पड़ती है। और अधिकतम आप ये खिलाड़ियों के बारे में सुने होंगे कि उनकी एसीएल लिगामेंट टूट चुकी है या डैमेज हो चुकी है, उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। देखिए, ये कनेक्टिव टिश्यू का बैंड जिसे लिगामेंट कहते हैं, इसके टूटने पर इतना दर्द इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ही रिच नर्व सप्लाई होती है। लेकिन जब ब्लड सप्लाई की बात आती है लिगामेंट में, तो इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ही पुअर होती है। इसीलिए अगर ये थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो इसे हील होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत ज्यादा डैमेज हो जाने पर इसकी तो सर्जरी ही करवानी पड़ती है। लिगामेंट का काम केवल दो बोन्स को आपस में जोड़ने का ही नहीं है, बल्कि ये दो ऑर्गन्स को भी आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमारे स्टमक को हमारे डुओडेनम से जोड़ने का काम एक लिगामेंट ही करती है ताकि ये दोनों ऑर्गन स्थिर रहें। ये काम लिगामेंट ही करता है। महिलाओं में उनके गर्भाशय से उनके ओवरीज को जोड़ने के लिए ताकि उनके ओवरीज में स्टेबिलिटी आए, ये काम भी ब्रॉड लिगामेंट ही करता है। मतलब लिगामेंट का काम दो बोन्स को आपस में जोड़ने का भी होता है, प्लस इंटरनल ऑर्गन्स को स्टेबलाइज करने का काम भी ये लिगामेंट ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक बार आप अपने नाक या अपने कान को पकड़ कर देखिए, आपको क्या पता चल रहा है। आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि हमारा कान और हमारी नाक न तो वो हड्डी है और न ही कोई वो मसल है, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल किस्म की टिश्यू है जो एट द सेम टाइम काफ़ी मजबूत भी है प्लस काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। जानते हैं, हमारे शरीर में ये जो स्पेशल टिश्यू है इसे कार्टिलेज कहा जाता है। हालांकि इसके कई प्रकार हैं और बॉडी के अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग फंक्शन भी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू है। जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो शुरुआत में उसके अंदर हड्डियां तो नहीं होती हैं, ये कार्टिलेज ही होते हैं। यही कार्टिलेज आगे चलकर धीरे धीरे ऑसिफिकेशन करके हमारे शरीर में हड्डियां बनाते हैं। मुझे लगता है इतना जानकर आपको कार्टिलेज के बारे में एक्साइटमेंट जरूर आ गया होगा। देखिए, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन सेल जो इन कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है कई सारे ग्राउंड सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, प्रोटीन वगैरह को रिलीज
रिलीज करता है। वो एक फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल है जिसे कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, उससे मिलकर ये कार्टिलेज बना हुआ होता है। ये कार्टिलेज क्या करता है? ये कार्टिलेज दरअसल हमारी जो बोन जॉइंट हैं उनके मोशन में फ्लूइडिटी लाता है, साथ ही साथ दो बोन्स के ऊपर जो कंप्रेशन होते हैं जहां पर दोनों बोन जॉइंट बनाते हैं उसको रेजिस्ट करने में ये मदद करता है। कई सारे बोनी पार्ट जैसे हमारे रिब्स के बोन को एक्सटेंशन कराता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसी कार्टिलेज की मदद से हमारे नाक और कान जैसे चीजों को शेप मिलता है। अब ये कार्टिलेज किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है हमें यही जानना चाहिए। देखिए, ये कार्टिलेज मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक होता है इस कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा है फाइबर्स और तीसरा है इसके मूल सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स। ग्राउंड सब्सटेंस में आता है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस और प्रोटियोग्लाइकेंस। फाइबर्स में कोलेजन और इलास्टिन जैसे चीजें होती हैं जिसके वजह से इसमें थोड़ा इलास्टिक नेचर भी होता है इलास्टिन की वजह से, और थोड़ा मजबूत भी होते हैं ये कार्टिलेज कोलेजन फाइबर की वजह से। अब देखिए, इन्हीं सब तत्वों के अमाउंट में जब थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, जब ये थोड़ा कम ज्यादा हो जाते हैं तो यही कार्टिलेज 3 रूपों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं और यह भेद होना दरअसल इन तत्वों के मात्रा में वेरिएशन होने की वजह से ही होता है। देखिए, पहला कार्टिलेज होता है इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स की संख्या ज्यादा होती है और इसमें इलास्टिन फाइबर कंपैरेटिवली बाकी कार्टिलेज से ज्यादा होता है, इसीलिए ये स्ट्रेचेबल होता है। और ये कहाँ कहाँ होता है? हमारा जो एपिग्लॉटिस है जिससे हम फूड को फूड पाइप में भेजते हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज ही होता है, और हमारा आउटर ईयर जिसे हम छू सकते हैं ये भी इलास्टिक कार्टिलेज ही होता है। दूसरा कार्टिलेज होता है हाइलिन कार्टिलेज। इसमें क्या होता है? इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल की संख्या इलास्टिक कार्टिलेज की तुलना में कम होता है और इलास्टिन फाइबर कोलेजन फाइबर की तुलना में कम होता है, इसलिए ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होने के साथ साथ मजबूत भी होता है। हाइलिन कार्टिलेज शरीर में कहाँ कहाँ होता है? हाइलिन कार्टिलेज शरीर में हमारे बोन जॉइंट्स के ऊपर बोन के एंड्स पर होते हैं जो कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। हमारी जो रिब्स की हड्डियां होती हैं दरअसल उनको स्टर्नम तक एक्सटेंड करने के लिए यही हाइलिन कार्टिलेज मदद करते हैं। और हमारी जो नाक होती है, जो आउटर नोज शेप है जिसे हम टच कर पाते हैं, वो भी हाइलिन कार्टिलेज से ही बना हुआ होता है। और आखिरी प्रकार का कार्टिलेज है फाइब्रो कार्टिलेज, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट की संख्या सबसे कम होती है लेकिन इसमें कोलेजन फाइबर की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, वो फाइब्रो कार्टिलेज से ही मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, अगर मैं कार्टिलेज पर बहुत ब्रॉड वीडियो बनाऊंगा ना तो इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। आपको बता दें कि जो हमारी हाइट बढ़ती है वो भी इसी कार्टिलेज की मदद से ही होता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हड्डियां काफी मजबूत होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, इतना कि हमारे पूरे शरीर को ढांचा देती हैं और हमारे पूरे शरीर के वेट को कैरी करती हैं। लेकिन जब इन्हीं हड्डियों पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स लगता है या फिर एक ही जगह पर बार बार चोट लगती है तो ये बोन्स फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं, यानी टूट जाती हैं। और ये हड्डियों का फ्रैक्चर कितने प्रकार का होता है, आज इस वीडियो में हमें यही जानना है। देखिए, सबसे पहले प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर है उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें बोन एक सीधी लाइन में टूटता है। दूसरे प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है? इसमें बोन तो एक सीधी लाइन में ही टूटती है लेकिन ये टूटी हुई हड्डी हमारे स्किन के बाहर निकल जाती है और स्किन के बाहर से भी इस बोन को देखा जा सकता है। इसे ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। तीसरे प्रकार का बोन फ्रैक्चर होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसमें बोन फ्रैक्चर डायगोनली यानी ऑब्लिक आकार में होता है। चौथे प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर है उसे ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड बोन फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें फ्रैक्चर्ड हुआ बोन ऑब्लिक लाइन में तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें टूटी हुई बोन बाहर की ओर डिस्प्लेस्ड भी हो जाती है। पांचवें प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर है उसे कम्युनिटेड बोन फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हड्डी कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, लगभग 3 से ज्यादा टुकड़ों में। छठे प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर है इसे सेगमेंटल बोन फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें जो बोन है वो एक छोटे से सेगमेंट के रूप में टूट जाता है। वही सातवें प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर है उसे ग्रीन स्टिक बोन फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें बोन या तो हल्का सा क्रैक हो जाता है या बेंड हो जाता है, लेकिन इसमें बोन 2 अलग अलग भागों में टूटती नहीं
नहीं है। 8वें प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर होता है उसे स्पाइरल बोन फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें जो बोन फ्रैक्चर की लाइनिंग है वो एक स्पाइरल आकार में होती है, यानी थोड़ा घुमावदार आकार में होती है। इस प्रकार का जो बोन फ्रैक्चर है ये सामान्यतया बोन के ट्विस्ट हो जाने पर होता है। 9वें प्रकार का बोन फ्रैक्चर है एवल्स्ड बोन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें बोन का बहुत ही छोटा सा पार्ट लिगामेंट या टेंडन के खिंचाव की वजह से अपने मेन पार्ट से अलग हो जाता है। और आपको ये बात पता ही होगा कि लिगामेंट और टेंडन जैसी चीजें मसल या बोन के जॉइंट्स पर होती हैं, इसीलिए ये वाला बोन फ्रैक्चर अधिकतम जॉइंट्स पर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ। हमारे शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत हैं, इन्हें स्टील से कंपैरिजन करना बिल्कुल भी बेईमानी नहीं है। तभी तो हमारे दैनिक जीवन में मोस्टली स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को हमारी बोन सहन कर लेती हैं। बट कुछ सिचुएशन जब ऐसी आती है जब बोन एक्सट्रीम फोर्सेस को सहन नहीं कर पाता है तो बोन फ्रैक्चर हो जाता है। और ये बोन फ्रैक्चर जब होता है तब हमारे बोन में ये कैपेसिटी होती है कि वो खुद को कुछ दिनों या कुछ महीनों के अंदर ऑटोमेटिकली ही हील कर ले। देखिए, बोन हीलिंग या बोन रिपेयर का ये जो प्रोसेस है ये 4 चरणों में होता है, जिसमें से पहला चरण होता है हीमोटोमा। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो टूटी हुई बोन होती है उन 2 टूटी हुई बोन के बीच ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। और जैसे ही ये ब्लड क्लॉट हुआ, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स और कुछ प्रोटीन्स जैसी चीजें इस ब्लड क्लॉट में एंटर करने लगती हैं। इन टूटी हुई बोन्स के पास अगर कोई इन्फेक्शन हुआ या फिर जो डेड सेल्स होती हैं उनको ये व्हाइट ब्लड सेल्स खाने लगती हैं। और जैसे ही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इस ब्लड क्लॉट वाले एरिया में आते हैं तो वहां पर ये इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं, यानी वहां पर सूजन होने लगता है, हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है, जलन जैसी चीजें महसूस होने लगती है। बोन हीलिंग का दूसरा स्टेज होता है सॉफ्ट कैलस का फॉर्मेशन। दूसरे स्टेज में क्या होता है, दरअसल ये होता है कि बोन में जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है उसके ऊपर अब फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट एक कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगते हैं, जैसे कार्टिलेज का। ये एक बहुत ही मुलायम कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है 2 बोन्स के बीच में, ये इन 2 बोन्स के बीच में एक ब्रिज का निर्माण कर देता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को रिलीज करके, जिससे अब इन 2 बोन्स को आपस में जोड़ने का जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो जाता है। जैसे ही ये ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, एंजियोजेनेसिस के थ्रू इस बोन एरिया में न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, जो यहाँ पर दोबारा से ब्लड फ्लो को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में बोन हीलिंग का तीसरा स्टेज चालू हो जाता है, जिसे कहते हैं हार्ट कैलस फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर बोन के फॉर्मेशन में जो मेन सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट, उन्हें इस एरिया पर डिलीवर करने लगता है। जिससे होता यह है कि इस सॉफ्ट कैलस पर ये ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये सॉफ्ट कैलस मिनरलाइज्ड होकर हार्ड कैलस के फॉर्म में बदल जाता है। एक बार ये हार्ड कैलस का फॉर्मेशन हो गया, दोबारा से उतनी ही मजबूत बोन फॉर्म हो जाती है। लेकिन हड्डी के दोबारा से निर्माण में प्रॉब्लम ये होती है कि इस टूटे हुए हिस्से में थोड़ा एक्स्ट्रा मैस इकट्ठा हो जाता है बोन फॉर्मेशन के कारण से, जिसके कारण से ही बोन हीलिंग का चौथा स्टेज अब चालू हो जाता है, जिसे कहते हैं रीमॉडलिंग। देखिए, इसमें क्या होता है, हमारे बोन के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट की तरह ही इंपॉर्टेंट होती है। इसे कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या करती है, ये कंटिन्यूअसली ही बोन सेल्स रिजॉर्प्शन करती रहती है, जिससे नए बोन सेल्स पुराने सेल्स को रिप्लेस कर सकें। ये जो एक्स्ट्रा मेस इकट्ठा हुआ है बोन हीलिंग के प्रोसेस में, इसे ये ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन कर लेता है, जिससे दोबारा से बोन अपने पुराने वाले शेप में आ जाता है। बट एक स्कार का निशान हमेशा बना रहता है उस बोन पर जहां पर बोन फ्रैक्चर हुआ रहता है। फ्रैक्चर्स जैसे लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर्स को हील करने के लिए सर्जरी के थ्रू रॉड भी इंसर्ट करवाना पड़ता है बोन हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। मुझे पता है कि आप में से अधिकतम लोग ये बात जानना चाहते हैं कि हमारी लंबाई आखिर बढ़ती कैसे है, वो भी आप ये बात बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि हम इंडियंस की लंबाई दुनिया में बाकी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा कम है और लंबाई हमारे अपीयरेंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसीलिए ऐसे चीजों के बारे में जानना तो जाहिर सी बात है सबके लिए आकर्षण का केंद्र है ही। चलिए बिना समय गवाए हम ये बात जानना शुरू करते हैं कि आखिर लंबाई हमारी बढ़ती कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि लंबाई के बढ़ने का मतलब हमारे हड्डियों की लंबाई का बढ़ना, यानी हमारे हड्डियों का ग्रोथ वर्टिकल डायरेक्शन में। और
हमारी ये जो हड्डियों की ग्रोथ है लंबाई में, ये जनरली लड़कों में 16 साल तक और लड़कियों में लगभग 14 से 15 साल तक ही देखा जाता है। और ये हमारे शरीर में होता कैसे है, हमें यही तो जानना है। देखिए, हमारे शरीर में लंबाई का बढ़ना हमारे दिमाग से शुरू होता है। बच्चों में जब ग्रोथ एज का टाइम होता है तब उनके ब्लड में हाई अमीनो एसिड का लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो फैटी एसिड लेवल, या बच्चे जब खेलते कूदते हैं तब ऐसे टाइम में होता यह है कि हमारे ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन को रिलीज करने वाला कंट्रोलर होता है, उससे एक हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये जाकर सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब जैसे ही पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ये ब्लड में ट्रैवल करते करते हमारे शरीर के 2 ऑर्गन पर विशेषतया प्रभाव डालता है। पहला प्रभाव पड़ता है हमारे स्टमक पर और दूसरा प्रभाव पड़ता है हमारे लिवर पर। देखिए, जब यही हार्मोन हमारे स्टमक पर पहुंचता है तो ये स्टिमुलेट करता है स्टमक को ग्रेलिन हार्मोन रिलीज करने के लिए, जिसे हंगर हार्मोन कहते हैं। इसी की वजह से हमें भूख लगता है। लेकिन इस वीडियो में ये हार्मोन हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, जो दूसरा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इस ग्रोथ हार्मोन से, वो है लिवर, और यही से हमारी लंबाई बढ़ने की शुरुआत होती है। देखिए, जब ब्लड के थ्रू यही हार्मोन लिवर पर पहुंचता है तो लिवर पर मौजूद एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से ये हार्मोन बाइंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लिवर के अंदर ही एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसे जॉनस काइनेज कहते हैं, शॉर्ट में जैक। ये जैक क्या करता है, ये लिवर में ही एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है जिसे सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, शॉर्ट में स्टैट कहते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे लिवर के सेल में मौजूद डीएनए के स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस पर जाता है, जहां पर डीएनए क्या करता है, एमआरएनए प्रोड्यूस करके एक बहुत ही विशेष प्रकार के प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 यानी IGF-1। अब देखिए क्या होता है, यही IGF-1 ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में हमारे मसल्स, हमारे बोन और हमारे कार्टिलेज जैसे टिश्यूज पर जाकर काम करना शुरू करता है, और इसी की वजह से हमारी बोन्स, हमारे मसल्स जैसे चीजों में ग्रोथ होता है। जब ये मसल्स में पहुंचता है तो मसल पर एक रिसेप्टर से बाइंड होकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड को प्रोटीन बनाकर मसल बिल्ड करने में मदद करता है। पर इस वीडियो में तो हमारा ये टॉपिक नहीं है कि मसल ग्रोथ होता कैसे है, इसीलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमें तो ये जानना है कि हमारे हड्डियों की लंबाई कैसे बढ़ती है। देखिए, जब ये बोन पर पहुंचता है ये IGF-1 प्रोटीन, तो ये क्या करता है, ये बोन के 2 सेल के एक्टिविटी को काफी बढ़ा देता है, जो कि बोन के सबसे प्रमुख सेल होते हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट जो बोन के नए सेल को बनाता है, साथ ही साथ ऑस्टियोक्लास्ट जो कि पुराने बोन सेल को रीअब्सॉर्ब करता है। ध्यान रहे, जब तक एक व्यक्ति अपने ग्रोथ फेज में होता है, लगभग 16 साल की एज तक, तब तक तो उसके लॉन्ग बोन्स के एंड पर एक कार्टिलेज की प्लेट होती है जिसे एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। ये बात आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। देखिए, यही IGF-1 प्रोटीन जब बोन के एंड पर इस कार्टिलेज पर पहुंचता है तो ये क्या करता है, इस एपिफिजियल प्लेट कार्टिलेज के मुख्य सेल कॉन्ड्रोसाइट को स्टिमुलेट कर देता है प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और इनके साइज में बढ़ोतरी को, जिससे होता यह है कि यही कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत सारे सेल में डिफरेंशिएट होकर नए कार्टिलेज टिश्यू का निर्माण करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट इन नए बने कार्टिलेज को धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट करता जाता है, जिससे हमारी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी हड्डियों की लंबाई में बढ़ोतरी होती जाती है। जब तक ये एपिफिजियल प्लेट जो कि कार्टिलेज होता है क्लोज नहीं हुआ होता है, तब तक व्यक्ति की हाइट बढ़ती रहती है। देखिए, जैसे ही लड़कियों की एज 14 से 15 साल तक पहुंचती है और लड़कों की 16 साल तक की, तभी टीनेजर्स में सेक्सुअल ग्रोथ होना भी शुरू हो जाता है, जिससे उनके अंदर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होने लगती है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन दरअसल हमारे ग्रोथ प्लेट को पूरी तरीके से फ्यूज करके उन्हें बोन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्यूबर्टी आने तक ग्रोथ प्लेट ऐसा रह ही नहीं जाता जिससे कभी व्यक्ति की लंबाई बढ़ सके। अब देखिए, इससे ये बात सिद्ध होता है कि ग्रोथ एज में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बढ़ना हमारे लंबाई को दबाने का काम करता है। अगर आपको ये बात जानना है कि मेरा ग्रोथ प्लेट
क्लोज हुआ है या नहीं, तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अपने हाथ या अपने पैर का एक्सरे करवाकर ये बात पता कर सकते हैं कि आपकी ग्रोथ प्लेट अभी ओपन है या नहीं। अगर आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है तो आपकी लंबाई बढ़ सकती है, और अगर ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी है यानी पूरी तरीके से बोन में कन्वर्ट होकर फ्यूज हो चुकी है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये IGF-1 का काम और क्या क्या होता है ये भी तो आपको जान लेना चाहिए। दरअसल ये हमारे एडिपोज टिश्यू पर जाकर एक्ट करता है, उन्हें लाइपोलिसिस करके इसी ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़कर ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनाने का काम भी ये IGF-1 प्रोटीन करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आपको ये वीडियो पूरे भारत भर में फैला देना है ताकि सबको ये बात पता चल सके कि हमारी लंबाई आखिर बढ़ती कैसे है। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।